देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। अमेरिका में मौजूद प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने दिल्ली के आईएसबीटी इलाके में फ्लाईओवर के दीवारों पर और कुछ जगहों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखवाए हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि भले ही पन्नू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, मगर भारत उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। यही वजह है कि जैसे ही उसने इस पूरी घटना का वीडियो जारी किया, वैसे ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई। तुरंत सभी नारों को मिटवा दिया गया। ये पहला मौका नहीं है जब पन्नू ने इस तरह की हिमाकत की है। पन्नू ने 15 अगस्त और G20 के पहले दिल्ली में भारत विरोधी नारे लिखवाए थे। दोनों मामलों का खुलासा स्पेशल सेल ने किया था। इन मामलों में पुलिस ने तुरंत आतंकियों की गिरफ्तारी भी की। उत्तरी दिल्ली के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक पन्नू ने दावा किया है कि उसके उत्तर पूर्वी दिल्ली को उत्तरी दिल्ली से जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर भारत विरोधी नारे लिखवाए हैं। अधिकारी ने कहा कि हमने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब जांच शुरू की जा रही है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही दिल्ली में सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। जिस तरह से उसके गुर्गे राजधानी में एक्टिव हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में खालिस्तानी आतंकी पन्नू को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। वह यह भी दावा करता है कि कनाडा से खालिस्तान समर्थक तत्व अपने मकसद को पूरा करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। पन्नू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। हमारा टारगेट 6 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है। पन्नू का ये वीडियो ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत कनाडा के बीच राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। इस विवाद की वजह से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या है। निज्जर की हत्या 18 जून को कनाडा में हत्या कर दी गई थी। अब कनाडा का कहना है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है और साथ ही कनाडा को सबूत पेश करने को कहा। पटाखों के शहर कुराली का चनालो फोकल पॉइंट इलाका बुधवार सुबह दहल उठा। एक केमिकल फैक्ट्री में सुबह 11 बजे आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। सुबह से लेकर शाम तक 10 से 12 धमाके हुए। इससे दिन भर धमाकों की आवाज गूंजती रही। इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। चंडीगढ़, मोहाली और आसपास से लगभग 11:30 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने में लग गई। धमाकों की गूंज से एक बार तो लग रहा था कि इलाका पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारी देर रात तक आग बुझाने में लगे रहे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में केमिकल का रिसाव होने से एक जगह पर आग लगी हुई है, जिसे बुझाया जा रहा है। उधर डीसी आशिका जैन ने कहा है कि इस सारे मामले की एडीसी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। वहीं आग से झुलसे लोगों को पंजाब सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाएगा। फायर ब्रिगेड की ओर से 12 गाड़ियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। अब तक गाड़ियां करीब 100 फेरे लगा चुकी है। फैक्ट्री में आग लगने से 5 महिला कर्मचारी झुलस गई हैं। उन्हें मोहाली के फेज 6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी चांदनी का अभी पता नहीं चल सका है कि वह आग में फंस गई है या फिर कहां है। वहीं 2 अन्य महिला कर्मचारियों के भी लापता होने की खबर है। इसके अलावा सभी कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर आ गए हैं। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को डेरा बस्सी से लेकर नंगल तक से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। आग बुझाने में मोहाली से 3, खरड़ से 2, डेरा बस्सी से 1, जीरकपुर से 1 बड़ी गाड़ी और 1 जीप, चंडीगढ़ एनएफएल एयरफोर्स स्टेशन, चमकौर साहिब और रोपड़ से 1-1 गाड़ी मंगवानी पड़ी। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में आग लगने के बाद अंदर काम कर रहे मजदूर अंदर फंस गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अंदर से 5 लोगों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इनमें से 2 का इलाज जीएमसीएच 32 और 3 का इलाज मोहाली के सिविल अस्पताल में चल रहा है। गनीमत रही कि झुलसे लोगों में से किसी की जान नहीं गई है। वहीं आग लगने के बाद आसपास की फैक्ट्रियों में भी डर का माहौल है।
कुछ फैक्ट्रियों के मालिकों ने एहतियात के तौर पर ज्वलनशील सामान हटाना शुरू कर दिया है। खरड़ के एसडीएम रविंदर कुमार, एसएसपी डॉक्टर संदीप गर्ग समेत प्रशासनिक अफसर और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारतीय नौसेना एक अपडेटेड स्वदेशीकरण रोडमैप का अनावरण करने वाली है। इसको लेकर अगले सप्ताह 2 दिन का मेगा कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जिसमें पानी के भीतर ड्रोन, अग्निशमन सिस्टम और रोबोटिक्स से संबंधित घरेलू टेक्नोलॉजी को शोकेस किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि कॉन्क्लेव 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस वार्षिक स्वावलंबन सेमिनार के दूसरे संस्करण में रोडमैप को जारी किया जाएगा। बताया गया है कि इस मेगा कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने बताया कि भारतीय नौसेना ने पिछले साल स्वावलंबन सेमिनार में 75 टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का संकल्प उठाया था, जिसे उसने हासिल कर लिया है। नौसेना इस प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में काफी समय और से कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि स्वावलंबन पहल ने काफी लोकप्रियता हासिल की है और लगातार स्पीड पकड़ रही है। उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा नौसेना कुछ मामलों में उनसे आगे निकल गई है। इन टेक्नोलॉजी को आयोजित होने वाले स्वावलंबन सेमिनार के दौरान शोकेस किया जाएगा। इस नए रोडमैप का नाम स्वावलंबन 2.0 रखा गया है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह का कहना है कि अब इंडस्ट्री के सामने नई चुनौतियां। वाइस एडमिरल का कहना है कि नौसेना स्प्रिंट पहल के तहत नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने को प्रोत्साहित कर रही है, जिसे पिछले साल जुलाई में नेवल इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार में लॉन्च किया गया था। इन प्रोडक्ट्स को रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम के लिए इनोवेशन और भारतीय नौसेना के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंटल एक्सलरेशन सेल के तहत विकसित किया जा रहा है। स्वावलंबन NIIO का वार्षिक सेमिनार है। आगामी संस्करण सीरीज का दूसरा संस्करण होगा। सेमिनार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में इंडियन इंडस्ट्री और शिक्षा जगत को शामिल करना। वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी विनफास्ट, जो पिछले महीने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर उभरकर सामने आई है, भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर विचार कर रही है। भारत में इसका सीधा मुकाबला टेस्ला की कारों से होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपना प्लांट तमिलनाडु या गुजरात में लगा सकती है। हालांकि बातचीत अभी शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन कंपनी भारत में आने को लेकर एकदम साफ है, जिसके लिए कंपनी तगड़ा निवेश करेगी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि विनफास्ट भारत में अपनी गाड़ियों की बिक्री एक्सपोर्ट के जरिए करेगी या अपनी नई प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करेगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी तमिलनाडु या गुजरात में अपनी यूनिट लगाने से पहले सरकार के साथ कई लेवल पर बात करने के बाद ही अपनी यूनिट सेट करने के लिए जगह का चुनाव करेगी। बता दें कि साल 2017 से अपनी शुरुआत करने वाली कंपनी विनफास्ट पिछले महीने ही अपनी कैपिटल के चलते दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। नास्दाक में रजिस्टर होते ही $191 बिलियन वाली कंपनी विनफास्ट के स्टॉक में 700% की बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते इस लिस्ट में टेस्ला और टोयोटा के बाद विनफास्ट का नाम शामिल हो गया। पिछले साल कंपनी ने वियतनाम में 7,400 यूनिट की बिक्री की थी, लेकिन इस साल कंपनी अपनी गाड़ियों के एक्सपोर्ट के साथ 40,000 से 50,000 यूनिट की बिक्री का अनुमान लेकर चल रही है। वही कंपनी ने 28 जुलाई को कंपनी ने नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में अपनी पहली फैक्ट्री की शुरुआत कर दी है। फिलहाल कंपनी वियतनाम के हाईफोंग में अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। टेस्ला भारत में अपना स्टार्टअप करने में बड़ी तेजी से काम कर रही है। कंपनी ने पुणे में अपने हेड ऑफिस के लिए किराए पर जगह भी ले ली है और जल्द ही सेटअप को शुरू करने के लिए काम में लगी है। प्रदेश सरकार की महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची। आपको बता दें कि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने यहां बाल विकास, पुष्टाहार से संबंधित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पोषण माह चल रहा है। इस पोषण माह में गर्भवती धात्री और अन्य छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार बच्चों, महिलाओं के पढ़ाई और उनके विकास को लेकर संकल्पित है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
विपक्ष के भाजपा सरकार की जमीन पर काम न करने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले दिन से इस तरह के आरोप लगा रहा है क्योंकि उनकी सरकारों में कभी कुछ नहीं हुआ और भाजपा की सरकार में लगातार काम हो रहा है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये पोषण माह चल रहा है और इसमें हम अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करेंगे कि हमारे शक्ति मिशन को चलाकर नारी को साक्षर, स्वस्थ और स्वावलंबन की तरफ बढ़ने की तरफ उन्होंने अग्रसित किया। तो इसमें जो आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया सिद्धार्थ नगर में, तो इसीलिए किया कि हमारी बहनें क्या महसूस कर रही हैं। हमारी बहनें आंगनबाड़ी केंद्र को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाएं। आंगनबाड़ी केंद्र में हमारे आचार विचार संस्कार दिए जाए। यूपी के बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी पहल देखने को मिली। जनपद रायबरेली के डलमऊ घाट से गंगाजल लेकर आ रही सैकड़ों कांवड़ियों पर सपा नेता पप्पू सिद्दीकी के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्तों के साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किया। आपको बता दें कि डलमऊ गंगा घाट से गंगाजल भरकर बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित महाभारत कालीन प्राचीन अवसानेश्वर महादेव शिव मंदिर में गंगाजल चढ़ाने जा रहे सैकड़ों कांवड़ियों को कस्बे में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्तों को रोककर उन पर पुष्प वर्षा की और कांवड़ियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। हैदरगढ़ के बछरावा चौराहे पर स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से कस्बे के सपा नेता पप्पू सिद्दीकी, वसीम खान, हाजी इशाक, सभासद शब्बीर पहाड़ी के साथ अन्य सैकड़ों लोग शामिल हैं। जनपद मथुरा के जमुनापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईसापुर गांव के रहने वाले सत्यवीर बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वर्ष 2015 में उन्होंने पवित्रा नामक महिला से प्रेम विवाह किया था। भरतपुर में कोर्ट मैरिज दर्ज करवाई थी जिससे उन्हें एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। बता दें कि शादी के कुछ समय बाद तक सब सही चलता रहा, लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद पति का एक्सीडेंट हुआ जिसमें वह विकलांग हो गए, जिसके चलते सत्यवीर की होमगार्ड की नौकरी उनकी पत्नी को मिल गई। हालांकि नौकरी मिलते ही पत्नी के तेवर बदल गए, वह अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। पीड़ित पति का आरोप है कि 21 सितंबर 2023 को वह पीड़ित के सगे भांजे के साथ घर से कीमती सामान समेटकर फरार हो गई। इसके बाद से ही पीड़ित पति अपनी पत्नी को और मासूम बच्चों की चाहत में जगह जगह तलाश रहा है और पुलिस कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। धार्मिक नगरी उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि पीड़ित की लोगों ने खूब मदद की, उसे पैसे, कपड़े और खाने की वस्तुएं भी दी। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया था। इसमें 3 ऑटो चालकों को हिरासत में ले लिया गया है। इन ऑटो चालकों के बारे में पुलिस को पुख्ता तौर पर सबूत मिले थे। ऑटो चालकों ने पीड़िता को अपने ऑटो में बिठाया था। इसके अलावा भी एक और संदिग्ध की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस पूरे मामले में 4 संदिग्धों पर जांच कर रही है। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें 3 ऑटो चालकों की ऑटो में पीड़िता बार बार बैठती और उतरती भी दिखाई दे रही है। यह घटनाक्रम रात 3 से सुबह 6 बजे के बीच का है। हिरासत में लिए गए ऑटो से जो साक्ष्य मिले हैं उसका भी परीक्षण करवाया जा रहा है। इसके अलावा आरोपियों के मकान की भी जांच की गई है। मकान के अंदर भी सबूत खंगालने की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि इस घटना के बाद जब बालिका अर्धनग्न अवस्था में घूम रही थी तो उसने कुछ लोगों से मदद मांगी। इसके बाद लोगों ने उसे पैसे, कपड़े और खाने की वस्तु देकर खूब मदद की। 4 लोग पुलिस ने स्वयं ढूंढ निकाले हैं जिन्होंने बच्ची को पैसे दिए थे। पुलिस कप्तान के मुताबिक यह कहना गलत होगा कि घटना के बाद बालिका इधर उधर भटकती रही और किसी ने उसकी मदद नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस वालों ने अपना खून देकर भी बालिका का जीवन बचाने का काम किया। खबर मथुरा से है, जहां एसएसपी कार्यालय आई विवाहिता ने समुदाय विशेष के युवक पर नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने और यौन शोषण कर ब्लैकमेल करने की शिकायत एसएसपी से की है। शिकायतकर्ता ने दिए शिकायती पत्र में कहा है कि उसने 3 साल उसके साथ यौन शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाई। विवाहिता ने समुदाय विशेष के युवक पर नाम बदलकर अपने प्रेम जाल में फंसे और यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि नामजद आरोपी ने पहले नाम बदलकर उसे फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया और अश्लील वीडियो भी बनाई। मामले की जानकारी परिवार के लोगों को होने पर परिवार के लोगों ने शादी धौलपुर पे कर दी, लेकिन आरोपी युवक जाकर महिला को ससुराल में जाकर भी ब्लैकमेल करने लगा।
इसी बहाने से आरोपी युवक ने पहले विवाहिता को मिलने के लिए बुलाया और उसे अपने साथ धौलपुर से मथुरा ले आया और 8 दिन तक होटल में ले जाकर यौन शोषण किया। 8 दिन बाद महिला अपने मायके पहुंची, जहां काफी दिनों के बाद जब महिला ससुराल नहीं गई तो पिता को शक हुआ। इसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ। महिला का कहना है कि अब ना तो ससुराल के लोग उसे रखने को तैयार हैं और ना ही समुदाय विशेष का आरोपी युवक, जो अब उसे अब तक शादी का झांसा देकर चल रहा था, वह भी रखने को तैयार नहीं है। अब महिला एसएसपी के द्वार पहुंची है। जब चौकी और थाने में सुनवाई नहीं हुई तो एसएसपी ने जांच कर आश्वासन दिया। ये खबर आगरा से है, जहां कुल्हाड़ी से काटकर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। अज्ञात लोगों ने घर के बाहर सो रहे 35 वर्षीय युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बता दें कि हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी खून से सनी हुई मृतक के पास ही पड़ी मिली। घर के बाहर युवक सो रहा था, जिसके बाद सुबह पत्नी के जागने पर हत्या की जानकारी मिली। इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि ये पूरा मामला थाना निबोहरा क्षेत्र के पक्षा गांव का बताया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।